परिणाम की सफलता देख करके मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल हमारी लोकसभा में नहीं, हमारी विधानसभा में नहीं, हमारी विधान परिषद में नहीं, अब बिहार के हर पंचायती राज और हर गांव-गांव की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रही है। और मित्रों, हम गठबंधन के धर्म पर चलने वाली पार्टी है, हम ये मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों और संकल्पों को मजबूत बनाने वाले कार्यकर्ता हैं। यहाँ आए हुए हमारे सभी जो समाज के सदस्य हैं और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सच है कि हमारी पार्टी में एक लंबे समय से हमारे बहुत अच्छे नेता थे, आज मैं उनको याद करना चाहता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले हमारे भाई सत्येंद्र कुशवाहा हो, भाई सूरज नंदन कुशवाहा हो, उन्होंने बड़ी मेहनत इस पार्टी को बनाने में करी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने में मुझे पता है बिहार में कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां खपी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के हर समय में लोगों के अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन लोगों के अधिकारों और संघर्षों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमारा ये संकल्प है कि बिहार में सुशासन की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए की गठबंधन सरकार में आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आकर के आज आप लोगों ने जो पूरी पार्टी के विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाया है, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विश्वास करना चाहता हूं कि आने वाली 6 से 14 अप्रैल की जो पार्टी के जो सामाजिक न्याय के जो कार्यक्रम है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमें निर्देश दिया है और डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो कार्यक्रम की रचना बना रहे हैं, आने वाली 14 अप्रैल तक इन सारे विषयों को यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता बिहार के हर गांव तक लेकर के जाएंगे और पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाकर सुशासित विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर के जाएंगे। यही महान सम्राट अशोक के संकल्पों पर चलने का आज के कार्यक्रम का संकल्प होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्विनी चौबे जी, माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भाई सम्राट चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण और इस हॉल में खचाखच भरे कुशवाहा समाज के मेरे बहनों और भाइयों, मित्रों, मैं सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और मैं सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूंगा, ये तो 5000 का हॉल है, अगले साल पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को इकट्ठा कीजिए और ये बतला दीजिए कि जिसको लव और कुश बोलते हैं, लव कुश किसकी संतान थे? भगवान राम की संतान थे। और भगवान राम, आज अगर भगवान राम किनके साथ हैं? मौर्य जी जहां से आते हैं वहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो जहां राम है वहीं लव और कुश है। लव और कुश का किसी जगह नहीं था।
मेरे मित्रों, आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुशवाहा समाज को सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का यूपी, और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। इस समाज को अगर सम्मान दिया, और मित्रों आज के इस दिन मैं याद करना चाहूंगा सूरजनंदन कुशवाहा जी को। ये सूरजनंदन कुशवाहा थे जिन्होंने सम्राट अशोक की जयंती को मनाना प्रारंभ किया। बिहार में उनके पहले कोई मनाता नहीं था, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जब सूरज जी ने राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद बनाकर इसकी शुरुआत की तो पार्टियों में होड़ मच गई। हर पार्टी सम्राट अशोक को याद करने लगा। और इतना ही नहीं, मैं सूरज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद जी से बातचीत कर इस देश में पहली बार अगर डाक टिकट जारी हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और रविशंकर प्रसाद जी ने जारी करने का काम किया। और मित्रों ऐसी होड़ मची कि बिहार सरकार को भी छुट्टी देनी पड़ी। और केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां चैत्र शुक्ल अष्टमी को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान किया है। सार्वजनिक अवकाश। और यह भी क्योंकि बीजेपी ने मनाना शुरू कर दिया, सूरजनंदन कुशवाहा ने मनाना शुरू कर दिया, और इसलिए बिहार सरकार को भी बाध्य होकर सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान करना हुआ है। मेरे मित्रों, बार बार अखंड भारत की बात आ रही थी। मित्रों एक बात याद रखिए कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत नहीं बन सकता है। हम चाहते भी नहीं हैं कि किसी दूसरे देश पर कब्जा करके हम अखंड भारत का निर्माण करें। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। लेकिन मित्रों, जिस तरह से यूरोप के 27 देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन का गठन किया है, आज जापान से लेकर जितने यूरोप के देश हैं उनकी एक मुद्रा है, एक पासपोर्ट है, कोई सीमा पर चेक पोस्ट नहीं है, एक करेंसी है। अगर दुनिया के 27 यूरोप के देश मिलकर एक यूरोपीय संघ बना सकते हैं, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बना सकते हैं, तो भारत का महासंघ क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, हर देश में अलग अलग सरकार होगी, लेकिन ये सारे देश मिलकर अगर एक भारत महासंघ का निर्माण कर ले तो यूरोप और अमेरिका को भी चुनौती देने की ताकत भारतीय महासंघ रखेगा। और इसलिए मेरे मित्रों, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट अशोक, तो नरेंद्र मोदी भी चक्रवर्ती हैं और उनके अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। अभी तो भारत के 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 12 राज्यों में मुख्यमंत्री है और 6 राज्यों में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और आगे जब चुनाव होगा हिमाचल में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये अश्वमेध का घोड़ा रुकने वाला नहीं है। इस देश के सभी राज्यों में हम 24 के पहले अपनी सरकार बनाएंगे और 2024 में इस लव और कुश के सहयोग से हम नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी जो यूपी से चलकर बिहार के अंदर आए हैं, मैं उनको अपनी ओर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और सम्राट चौधरी जी, आपने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक बात मैं भूल गया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, इन्होंने एक FIR, अभी नारा मत लगाओ, अरे सुनो बात को, डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने दया प्रकाश सिन्हा पर FIR दर्ज किया था।
और मैं चाहता हूं सम्राट अशोक को अपमानित करने वाले, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाले इस डीपी सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करवाया बीजेपी ने, उस एफआईआर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एफआईआर पर कार्रवाई हो और ये समाज बता दे कि लव और कुश अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ है। तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे। अब मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी से दीदी आए और हम लोगों को संबोधित करें। रेणु देवी तो पीछे कुर्सियां हैं, आप लोग खड़े पीछे कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी लोगों से आग्रह करता हूं सहयोग। देख लो एक बार बढ़िया से रिकॉर्ड है। आज सबसे पहले मैं सम्राट अशोक जी की जयंती पर नमन करती हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और मंच में हमारे विद्वान हम सभी के प्रिय भाई जो कि दोबारा मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, भाई आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री हमारे नित्यानंद राय जी, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं भाई संजय जायसवाल जी, हमारे बड़े भाई और हमारे तो गार्जियन माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय भाई भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, भाई माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, भाई जिनकी अध्यक्षता में आज हम सभी यहाँ आए हैं, हमारे भाई सम्राट चौधरी जी, भाई नितिन नवीन जी, भाई हमारे बड़े भाई अमरिंदर जी, हमारे बड़े भाई सभी माननीय मंत्री विवेक जी और अभी विवेक ठाकुर जी माननीय राज्यसभा सदस्य भाई चले गए हैं और अभिभावक की तुलना में अगर करें तो पूर्व भाई प्रेम कुमार जी पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय अभिभावक भाई जी, हमारे भाई माननीय जनक जी, भाई सुभाष जी, भाई प्रमोद जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, हमारी पटना की मेयर बहन सीता साहू जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य सतीश दुबे जी, हमारे शशि भूषण मेहता जी, भाई प्रमोद सिन्हा जी और तमाम हमारे मंच के विराजमान सभी पदाधिकारीगण, सभी भाई और बहनों, हमारे जितने भी प्रेस मीडिया के माननीय सदस्य हैं, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज सचमुच पूर्व से आप सुन रहे थे, हमारे वक्ता भाइयों ने बहुत अच्छे ढंग से आज का इतिहास जो है हमें फिर से याद कराने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज का इतिहास अगर महानतम शासक का सम्राट अशोक की जयंती हम जब मना रहे हैं, इस अवसर पर हमें उन्हें सादर नमन भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तलवार के बल पर सम्राट के भारत को जीत दिया, लेकिन धम्म विजय के जरिए उन्होंने सम्राट पर उपमहाद्वीप से निकलकर दूर तक फैले हुए राज्य की धम्म विजय के जरिए सम्राट अशोक ने अपनी पताका जो है विजय पताका उन्होंने लहराया, यानी शांति और सत्य अहिंसा के तरफ से उन्होंने लहराया। हम अगर कहें कि हमारे अशोक सम्राट अशोक की विरासत में अगर झलक अगर हम देखें तो आधुनिक जो भारत होता है उस भारत के जो प्रशासनिक प्रतीकों को दिखाई देती है। हमारे राष्ट्रीय तिरंगा का चक्र भी आप सुन रहे थे कि वो अशोक जी की देन है। माननीय सम्राट अशोक जी के स्तंभ में जो चक्र का संकेत करता है वो धर्म का पहिया और चारों तरफ लगातार चलता रहता है। इससे बना हमारा बुद्ध का प्रतीक माना जाता है और
सम्राट अशोक की शिक्षाएं हमारी संविधान का आधार है। अगर हम सारनाथ में देखें तो सारनाथ में अशोक के स्तंभ को देश ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। सम्राट अशोक जी सर्व धर्म सम्मान के बड़े ही हिमायती थे और अपने 12वें दीर्घ शिखा लेख में उन्होंने लिखवाया था कि लोग मौके बेमौके अपने समुदाय की प्रशंसा और दूसरे समुदाय की निंदा न करे और न कभी भी हम संयम के साथ होनी चाहिए। हमारा स्वभाव हर अवसर पर हम दूसरे समुदाय का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपना समुदाय की उत्पत्ति और हमारा जो है साम्राज्य का आधार माना जाता है। यही हमारा जो है आज अगर हम देखें 23 साल पहले जब सत्र वंश साम्राज्य का आधार माना जाता था, तब अशोक ने तीनों की जितना भी अपनाया जाए कम है। प्रजा के हित में नैतिक आचरण में अपनी जो है शासन पद्धति का आधार बनाया है। और आज ये अगर हम देखें तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसी विचार पर वो चल रहे हैं। भाई सम्राट अशोक जी ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं और उसको अगर हम कहते हैं जिससे कि बौद्ध जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं में समागम था। आश्चर्य की बात है जहाँ प्रशासनिक स्तर पर हमारे सम्राट अशोक के प्रति चिन्हों को अपनाया गया, वहीं भारतीय इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के साथ न्याय नहीं किया। तो उन्होंने भारतीय इतिहास में मुगल शासन की व्यवस्था के सामने सम्राट अशोक को बेहद कम किया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें ऊंचा किया, गौरव किया। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक अगर हमारे सम्राट अशोक पर्यावरण के प्रति उतने ही संवेदनशील थे जितने उन्होंने भाईचारे नहीं जानवरों का साथ भी वो हमदर्दी करते थे। और यही कारण है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं। और कल अगर हम करेंगे उनको हम देते जिस समय माननीय हमारे सम्राट अशोक ने घोष के स्थान पर धर्म घोष मनोरंजन के स्थान पर शिकार यात्रा की जगह धर्म यात्रा को अपनाया, विलासता को छोड़कर उसने जन सेवा के आदर्श को अपनाया। उन्होंने शाकाहारी भोजन अपनाया, आचार के साथ विचार की बड़ी बात होती है। पहले कुछ आचरण, इसके बाद दूसरे को कहा। अशोक जी हमारे सम्राट अशोक जी भारतीय इतिहासकार के महानतम साक्ष्यों में एक थे और वो प्रजा कल्याण की रुचि रखने वाले प्रजा के संतान की तरह मानते थे। और सम्राट अशोक ने अपने आदर्श धर्म, लोकहित, लोक सेवा तथा धर्म की संपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ उसकी विजय का शासन अगर हम कला प्रेम आदि में संपूर्ण महान था। इसलिए मैं सम्राट अशोक को शास्त्रों में महान मानती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो माननीय सम्राट अशोक की जो धारणा थी, उनके मन में जो भाव था, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो स्पष्ट कर दिया कि हम अपने गरीब युवा जनता के साथ हम शासन किस तरह से करेंगे। और आज पूरे विश्व में उन्होंने आलोकित कर दिया कि हम अपना जो है शासन सम्राट अशोक की तरह ही हमने हर तरह से हम कोई हिंसा नहीं करेंगे और प्रेम के साथ हम सब के साथ मिलकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो संदेश दिया, आज पूरे बिहार से हमारे भाई बहन सब आए हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि पहले अपना आचरण ठीक करना चाहिए, तब हम दूसरे का आचरण ठीक करें। यानी निश्चित रूप से हम सभी को समाज के बारे में चिंता करना चाहिए और आने वाले समय में हम सभी को मिलके इस देश के लिए उन्होंने जिस तरह विस्तारवादी एक प्रेम के साथ, एक निर्दयता के साथ नहीं, उन्होंने जो किया, इस तरह का शासन हम सभी करें और अपनी जनता को, अपने नीचे के लोगों को बैठा हुआ जो हमारा परम धर्म था। और हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि भाई देखो, जो पीछे बैठा हुआ लोग है उसका ही काम करो। उन्होंने जन सेवा की बात कही और इस जन सेवा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और आने वाले कल में हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो 6 तारीख से कार्यक्रम हुआ है और 14 तक करने वाले हैं, 11 को हमारी ज्योतिबाई फूले का भी कार्यक्रम है, 14 तारीख को भाई बाबा साहेब का भी कार्यक्रम है। हम हर बूथ
पर, हर जगह पर हम अपना एकता दिखा के और काम करें। यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की। देखिए, इतने धीरे से नहीं, इतनी तेजी से बोलिए। मैं चाहता हूं कि पटना की आवाज लखनऊ तक पहुंचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और इस कार्यक्रम का संयोजन जिनके जिम्मे संगठन ने सौंपा, ऐसे बिहार सरकार के मंत्री, मेरे साथी मित्र सम्राट चौधरी जी और संपूर्ण मंच का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज सम्राट अशोक जी की जयंती समारोह में मुझे बुला करके आप सबके दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया है। मैं इसके लिए आभार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे दोनों नेताओं का जिनका हमने नाम लिया, इसके अतिरिक्त आदरणीय नित्यानंद राय जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, आप सबके परिचित और चहेते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय बहन रेणु देवी जी, बिहार सरकार के मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय मंत्रीगणों में श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्री आर्गेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान नितिन नवीन जी, श्री प्रेम कुमार जी, नारायण प्रसाद जी, डॉक्टर सुनील जी, श्रीमती निशा जी, श्रीमान विवेक ठाकुर जी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका यहां से अदा कर रहे थे, श्रीमान प्रदीप दुबे जी, श्री जनक राम जी, श्रीमान शशिभूषण मेहता जी, विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, मंच पर और कोई विराजमान होंगे तो मैं सभी अपने सब वरिष्ठ संयोजन समिति के सभी सदस्यगण और यहां पर उपस्थित भारी संख्या में मेरे जो पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकता यहां से, यहीं से सबके चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूं आप सबका। मेरे जितने यहां नौजवान साथी आए हैं, मैं जानता हूं कार्यक्रम काफी जब लंबा चलता है तो थोड़ा आवागमन हो जाता है, लेकिन यह जो सभागार है, जिनकी जयंती है, उनके नाम भी सभागार के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आज आपने छोटा कर दिया। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे अपने पुरखों की धरती पर आकर के आप सबके बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर
विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का हम सब लोगों को अवसर मिला और मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। और मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही कह के जाना चाहता हूं कि बिहार में भी आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। आप में से किसी की कभी भी कोई भी सेवा, और दिल्ली में केंद्र में भी आपकी सरकार में अगर केवल बिहार और उत्तर प्रदेश कह दूंगा तो जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली गरीबों, किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों सबके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रमरत रहने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में भी हमारी सरकार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे 2014, जैसे 2019, वैसे आने वाले 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आप सबके आशीर्वाद से एक बार फिर देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हम सबको प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जब महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, यद्यपि अभी हमारे यहां भी एक चुनाव बीता है, आपके यहां जो विधान परिषद का चुनाव था उसका परिणाम आ गया है, लेकिन हमारे यहां विधानसभा का चुनाव हो जाने के कारण वह चुनाव थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो कल हमारे यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान होना, समय का अभाव था, लेकिन आप सबके दर्शन की लालसा और महान सम्राट अशोक जी की जयंती पे उनके चरणों में नमन करने की उत्कंठा मुझे यहां पर आने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सब लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा, सभी तमाम सारे हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। अब जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्यदेव को दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। आप कहेंगे तो हम तो बिहार वाले हैं, हम सम्राट अशोक जी के बारे में तो केशव जी से ज्यादा जानते हैं। निश्चित तौर से आप उससे ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, और आज आपका इस कार्यक्रम को इतना यशस्वी और सफल बनाने का जो काम हुआ है उससे यह साबित भी होता है। मुझे कई बार बिहार आने का मौका मिलता है और मैं यहाँ हमारा जो नेतृत्व बैठा है मैं उनसे अनुरोध भी करता हूं कि मुझे जब भी कभी कोई ऐसा अवसर आता है तो बिहार में मुझे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप बुलाएंगे, मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिलेगा, तो मेरे लिए यह बहुत सुखद होगा, बहुत आनंद का क्षण होगा। जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं बिहार में हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक जैसे विचार और संस्कार के साथ काम करने वाले हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे तो बिहार प्रदेश से बड़ी संख्या में जो मंत्री, हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय सांसद बैठे हैं, माननीय केंद्र सरकार के मंत्री, सब लोगों ने अपना अपना दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर निभाया। इसलिए हम फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए। और आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यह याद रखना, जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए और हम सब लोग मिलकर के इस देश को एक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का काम, और केवल शक्तिशाली देश बनाने का काम ही नहीं, क्योंकि शक्ति जब नहीं होती है तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं होता है। अगर महान सम्राट अशोक ने लगातार विजय यात्रा प्राप्त नहीं की होती, लगातार विजय प्राप्त नहीं की होती, और विजय प्राप्ति के बाद जब भगवान तथागत के चरणों में उनके को स्वीकार करके उनको अपनाने का काम किया, तो यह संदेश था कि हम शांति के तो पक्षधर हैं, लेकिन क्रांति करने की भी ताकत हमारे पास है। यह भी सिखाने का काम, यह शिक्षा देने का काम हमारी वर्तमान पीढ़ी को जो दिया गया है वह ध्यान में रखना। यही आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो वह क्या बोलते हैं, आप में से सबको मालूम होगा। वह कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिया है, या दुनिया के सबसे बड़े मंच पे कह करके आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो भारत की सेना हर चुनौती का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार रहती है। यह जो सारा चित्र और चरित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह सब मैं सबकी ओर जब ध्यान दिलाता हूं, जैसे महान सम्राट अशोक हमारे पूर्व के जितने भी शासन करने वाले रहे हैं, उनके शासन में सबसे बड़ी बात होती थी न्याय। जो न्याय देने का काम उस समय होता था, और जो पूर्व स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो पूर्ववर्ती जो सरकारें केंद्र में बैठी थी, उन सरकारों के समय जो न्याय दिया जाना चाहिए था वह न्याय देने का काम, बातें तो होती थी लेकिन वह न्याय देने का काम बीच के कालखंड में बंद हो गया था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी है, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो उसका अधिकार है, अगर उस धरती पर आया है तो उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना यह शासन का धर्म है, शासन की जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी निभाने की बात, और वह भी ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, ये नहीं कि कोई एक राज्य में, कोई बिहार और यूपी में हो रहा है जहां भाजपा अथवा भाजपा गठबंधन की सरकार है वहां हो रहा है। नहीं मेरे भाई बहनों, यह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में गरीब है जिसके पास रहने का घर नहीं, तो उसे घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यह देने का काम इसके पहले क्यों नहीं होता था? आज लगातार लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, हमें रहने को घर भी मिलेगा और जो जरूरी सुविधाएं हैं जिनके पास नहीं है वह सुविधा भी मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100 साल बाद भारत में भी आई, पूरी दुनिया में भी आई, बिहार में भी आई, यूपी में भी आई, लेकिन इस महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया सोचती रह जाती है हम कैसे लोगों की मदद करें। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो महान सम्राट अशोक जी को शायद मैं यह मानता हूं, मैं उनसे कभी ऐसी बातें तो नहीं किया हूं, वह उनके न्याय व्यवस्था को निश्चित तौर से अध्ययन करके वह व्यवस्था बनाने का काम करते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से लगातार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? जो गरीब से गरीब है उसको निःशुल्क राशन। अभी दुनिया के अनेक देश हैं, उन्होंने इस पर सोचा ही नहीं होगा। अभी दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत ही नहीं हुई होगी, लेकिन भारत के अंदर वह भी फ्री में बिना पैसा दिए
भारत सरकार पूरा पैसा खर्च करके, क्योंकि अगर यह निःशुल्क उपलब्ध नहीं होती तो आप इस बात को खूब अच्छे तरीके से समझते हैं, जिनके पास पैसा होता उन्हें वैक्सीन लग जाती और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको वैक्सीन नहीं लग पाती। तो आज महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर मैं यहाँ आप सब लोगों से, क्योंकि आज इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत वोट की राजनीति होने लगती है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा समाज, मेरे वंश के लोग केवल बिहार ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में महान सम्राट अशोक के आदर्शों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और इसके कारण प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी केंद्र के अंदर, प्रदेशों के अंदर यहां चल रही तमाम प्रकार की चुनाव स्थितियां आती हैं, तमाम निर्णय लेने के संकट खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जैसे आप अंगद के पांव की तरह चट्टन अपना जमा करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप भरोसा रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी सच्चे मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो कोई बूथ पर काम करता है वह देश की राजनीति का भी मुख्य हिस्सा हो सकता है। मैं जिस परिवार से निकल करके आया, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश जहां 24 करोड़ की आबादी है, उस प्रदेश का दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। लेकिन वह इसलिए बन पाया कि यह भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के सम्मान को लगातार बढ़ाने का काम किया जाता है। और मैं आप सबको यहां पर भरोसा दिला करके जाऊंगा कि आने का कार्यक्रम तो हम सबके बीच में जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आप सबके बीच में पार्टी का निर्देश होगा तब भी आऊंगा और जब आप सब चाहेंगे तब भी आऊंगा। और आप सबसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से भी तमाम सब लोगों का, क्योंकि यूपी और बिहार एक जैसा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे बिहार के लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में रहते हैं। लेकिन वो बिहार में तो यहाँ सारा नेतृत्व तो बैठा है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, पूरी सरकार की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से आप में से किसी की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वह सरकार भी आपकी सरकार है। उस सरकार के अंदर आप ही बैठे हुए हैं। आप जब भी हम लोग लाए कोई सेवा का अवसर होगा बताएंगे तो मुझे गर्व होगा। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से, आज का दिन चूंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आप सुबह से ही आए हुए हैं, लंबी बातें आप सब सुन चुके हैं, मैं वही बातें दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ही आज आप सबसे कहूंगा कि जैसा अभी हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी शायद कह रहे थे कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग महान सम्राट अशोक जी की जयंती का कार्यक्रम या विशाल सभागार है जिसमें कोई जगह आपने खाली नहीं छोड़ी, यहाँ नहीं और विशालतम मैदान के अंदर करने का काम करेंगे। कर लोगे? कर लोगे? तो मैं चाहता हूँ नेतृत्व यहाँ पर बैठा, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने इस कार्यक्रम को ऑन किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को करेगी और अगले वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम की तैयारी आज के कार्यक्रम के तत्काल बाद शुरू हो जानी चाहिए। अगर यहाँ तैयारी शुरू करेंगे, मैं अपने यहाँ तारीख रिजर्व कर लूंगा, 8 को करेंगे या 9 को करेंगे वो आप लोग तय कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उस समय भी आप सबके दर्शन के लिए आ सकूं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, बिहार के अंदर मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी को, तारकेश्वर जी को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि नगर विकास के माध्यम से महान सम्राट अशोक जी के नाम से
वहाँ जो कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं और पंचायती राज मंत्री के रूप में हर पंचायत के अंदर जो सम्राट अशोक जी का मतलब उनका नाम जुड़ जाने मात्र से वह पंचायत न्याय की पंचायत हो जाएगी, न्याय देने वाली पंचायत हो जाएगी। ऐसे पंचायत भवन बनाने का जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आप सबको अभिनंदन देता हूं। विशेष तौर से सम्राट चौधरी जी आपको अभिनंदन करता हूं। आपने बढ़िया शानदार निर्णय लिया है और इस प्रकार के निर्णय सरकार के माध्यम से जब नीचे पहुंचते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर भी होता है। मैं चूंकि मुझे आज फिर वापस जाना है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद एक बार फिर सबके पास आ नहीं सकता, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके अभिवादन करके जो यहाँ हमारे बड़े युवा साथी जोश से भरे हुए हैं और आप जोश से भरे रहिए। बहुत कुछ करना है अभी, आने वाली कई पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य देने का काम वर्तमान पीढ़ी को करना है। अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने पुरखों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके इतना ही विनती करके निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।